नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम को लेकर चर्चा करेंगे। मिशन 25 को लेकर एक और जहां बीजेपी पुरजोर तरीके से मैदान में जुटी हुई है। पीएम मोदी और शाह के बाद जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाली है। झालावाड़ में नामांकन सभा को संबोधित किया है। मिशन 25 पर पूरा फोकस बीजेपी ने कर रखा है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेश जी, मिशन 25 लेकर के आप चल रहे हैं। हैट्रिक की बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष कमजोर नहीं है। एक मंच पर जो विधानसभा चुनाव में गलती हुई, एकजुटता नहीं दिखाई गई। पायलट और गहलोत दोनों एक मंच पर मौजूद हैं और बीजेपी को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। कैसे आपका मिशन 25 सफल होगा? आशीष जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कल 4 तारीख को नामांकन की लास्ट डेट है। भारतीय जनता पार्टी के 99% नॉमिनेशंस फाइल हो चुके हैं। उसी नॉमिनेशन के तहत आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी राजस्थान आए थे और नॉमिनेशन में शामिल थे। कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, अगर हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता के बीच में जाने का हमारे 2 तरीके हैं। एक तो सकारात्मक सोच, यानी जनता को ये महसूस होना चाहिए कि ये पार्टी जनता के हितकारी काम करेगी, जनता के हित में सारे निर्णय लिए जाएंगे। दूसरी, हमारे कार्य योजना, आपने पीछे क्या किया है उसको देखते हुए ही जनता वोट देती है। पिछले 10 साल के हमारे केंद्र के कार्यकाल आप देख लें, मोदी जी की सरकार के कार्यकाल आप देख लें, उन्होंने जितने भी जनहित में काम किए, हम उन जनहित को लेके जनता के बीच में जाएंगे। और पिछले 3 महीने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार, उनके क्रियाकलाप और हमारे जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान में युवा, जैसे हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी होती है प्रदेश की, देश की, हमने उसी रीढ़ की हड्डी युवा के लिए हमने काम किया। हमने 0 टॉलरेंस पावर पे काम किया। और जो पेपर लीक में आप देखेंगे, रोजाना सब इंस्पेक्टर हो या और जितने भी फर्जी नियुक्तियां हुई थी, उन सब के खिलाफ कार्रवाई चालू है। हमारी एसओजी एसआईटी इतना पॉजिटिव काम कर रही है कि बस आप पूछिए मत। हम जनता के हित में जा रहे, जनता के बीच में यही कह रहे हैं कि हमने आपसे धोखा नहीं किया है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। यानी मोदी गारंटी, असली गारंटी और वास्तविक गारंटी। ठीक है, मोदी की गारंटी की बात की गई थी, चुनाव में वादे किए गए थे। पेट्रोल डीजल हालांकि रेट कम कर दी गई, लेकिन बात की गई थी कि पड़ोसी राज्यों के बराबर राजस्थान में पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा। लेकिन आज भी देखा जाए तो 10 रुपए का लगभग फर्क है। आशीष जी, आपने पेट्रोल डीजल की बात करी, लेकिन आप ये देखिए कि केंद्र से इतना 26,04,000 करोड़ रुपए राजस्थान में आया है, परंतु पिछली कांग्रेस सरकार उसका सदुपयोग नहीं कर पाई और उसका 90% भी यूज नहीं कर पाई, क्योंकि उनको ऐसा लगता था, पिछली गहलोत सरकार को लगता था कि अगर हम केंद्र के पैसे को यूज कर लेंगे तो मोदी जी का नाम होगा, भाजपा सरकार का नाम होगा। जबकि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि जनता की सेवा हो, और उसी जनता की सेवा के तहत ही मैं आपके सामने कह रहा हूं और खुले बंद से कह रहा हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, 25 की 25 कमल राजस्थान में खिलेंगे और 25 की 25 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, 25 की बात की जा रही है, वो तो 4 जून का इंतजार जरूर किया जाएगा। लेकिन जो मुद्दे आप लोगों ने कहा, 2022 का विजन दिखाया गया था। 2014 में जब मोदी पीएम बने थे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी। लेकिन आज एमएसपी की बात जब आती है तो एमएसपी की जो गारंटी है वो क्यों नहीं दी जाती है? किसानों के ऊपर क्यों कार्रवाई की जाती है? आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जिसने एमएसपी में 150 रुपए बढ़ोतरी की थी। आज तक इस कांग्रेस सरकार ने केवल और किसानों का शोषण ही किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एमएसपी 150 रुपए बढ़ाती भी है और किसानों के हितकारी जितने भी कार्य होते हैं, जिसमें आप लघु उद्योग को कह सकते हैं, लघु उद्योग में मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब हम स्वयं अपने हाथ से अपने रोजगार प्रारंभ करें और उसके लिए आर्थिक जो सहायता मिलती है वो केंद्र से हमें मिल रही है। इसी तरह जनता के बीच में हम जब गए तो हमने युवाओं की सोची, महिलाओं की सोची, सीनियर सिटीजन की सोची, और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है मेडिकल। तो मेडिकल के बारे में भी हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। तो पूरी राजस्थान की जनता हमारी योजनाओं, केंद्र की योजनाएं और 3 महीने की इस बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार की योजनाओं से संतुष्ट है। और मुझे विश्वास है कि हम पूरे प्रचंड बहुमत से 4 जून को सरकार बनाएंगे केंद्र में।
बिल्कुल, योजनाओं की बात आप करते हैं, लेकिन राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक मॉडल प्लान के रूप में देखी गई। पूरे देश भर में इस योजना की तारीफ की गई और उस योजना को अब आपने आयुष्मान योजना में मर्ज कर दिया है। आयुष्मान योजना में सिर्फ वो लोग लाभान्वित होते हैं जो कुछ चयनित लोग हैं। बाकी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें तो सामान्य वर्ग भी 850 रुपए की प्रीमियम पे करके उस योजना का लाभ उठा पाता था। वो हॉस्पिटल्स में जाकर के अपना इलाज करा पाता था। पूरा परिवार का एक सुरक्षा कवच उसको मिल जाता था। लेकिन अब आयुष्मान योजना में आपने मर्ज कर दिया। मान लिया आयुष्मान योजना की लिमिट कम है और बेनिफिशियरी कम है। आशीष जी, होता यह था कि कोई व्यक्ति प्रारंभ करता, नाम दूसरा लेता था। आयुष्मान योजना पहले से प्रारंभ थी, परंतु अशोक गहलोत सरकार ने उसको चिरंजीवी योजना के नाम से कन्वर्ट कर दी। भामाशाह योजना को किया उन्होंने। मैं एक सेकंड में आपको भामाशाह योजना को किया, उसकी बात कंक्लूड कर दूं जी। इस चिकित्सा में जब भी इन्होंने चिरंजीवी योजना लगाई तो उसमें 50%, अखबार की हेडलाइन थी 50% हॉस्पिटल्स ने देने से मना कर दिया। उसके पीछे रीजन था भ्रष्टाचार। कांग्रेस के चिकित्सा मंत्री ने इतना प्रचंड भ्रष्टाचार किया था, तो जितने भी हॉस्पिटल्स थे उन सब ने इसको रिन्यू करने से मना कर दिया। चूंकि ना तो उनमें दवाइयों की कोई शुद्धता थी और ना ही ऐसी कोई चीज जनता को जिससे अपन कह सकते हैं पॉजिटिव गई हो, इसलिए उसमें इतने बड़े भ्रष्टाचार को देखते हुए हमने इसमें आयुष्मान में कन्वर्ट करके और जो जनता के हितकारी काम थे वो हमने लागू किए। देखिए, प्रोसीजर सेम है। अगर भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं तो भ्रष्टाचार तो आयुष्मान में भी होगा। बात यहां पर यह है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छी दवाई नहीं दे रहे हैं तो फिर आयुष्मान में कैसे देंगे? आयुष्मान योजना भी तो आपकी कवर कर रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वही हैं जो उसमें शामिल हैं और इलाज दे रहे हैं। अगर चिरंजीवी में इलाज दे रहे हैं तो आपको भ्रष्टाचार नजर आता है, और आयुष्मान में अगर वही हॉस्पिटल इलाज दे रहा है तो वो आपको अच्छा लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आशीष जी, इस बात को मैं थोड़ा सा कंक्लूड यूं करता हूं, आप चिरंजीवी योजना के आप देख लीजिए, होता क्या है कि जो उसको यूज करता है उसे ही पता है। राजस्थान के 50% हॉस्पिटल्स ने बाकायदा लिखकर दिया था कि हम चिरंजीवी योजना लागू नहीं करेंगे। नंबर 1 उसके पीछे यह था कि जितने भी मंत्री थे उसमें कमीशन मांगते थे, भ्रष्टाचार था, वो चाहे एडमिशन में ले लो, चाहे मेडिकल में ले लो, चाहे रिलीविंग में ले लो। उस भ्रष्टाचार को देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था कि हम इस चिरंजीवी योजना को कंटिन्यू नहीं करेंगे। बिल्कुल, मान लेते हैं भ्रष्टाचार था, मंत्री कमीशन मांग रहे थे, विधायक कमीशन मांग रहे थे। अब तो आपके मंत्री हो गए, आपके विधायक हो गए, अब तो कमीशन नहीं मांगेंगे, तो योजना को बंद करने का कहां मतलब निकलता है? अब योजना तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। आशीष जी, हमने कोई भी जन कल्याणकारी योजना जो कांग्रेस सरकार की या पूर्ववर्त और कांग्रेस सरकार की, हमने एक भी योजना बंद नहीं की है। बाकी उसमें जितनी भी भ्रांतियां थी, जितने भ्रष्टाचार थे, जितनी कमियां थी, उन सब को कंक्लूड करते हुए, उन सब कमियों को दूर करते हुए एक नई और अच्छी योजना जनता के बीच में लेकर आए। इसी प्रकार देखा जाए, एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें, 500 रुपए में कांग्रेस दे रही थी, 450 में आप दे रहे हैं, लेकिन लाभार्थियों की संख्या अगर देखें तो उसमें कटौती कर दी गई। आप देखिए, 500 रुपए इस कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र को यदि आप देखेंगे तो पिछले घोषणा पत्र में यह था कि हम सिलेंडर, गैस, बिजली सब सस्ते कर देंगे, जबकि वो हुई नहीं। बिजली के कनेक्शन जो 2 महीने में एक बार आते थे, कांग्रेस सरकार ने डबल 2 हर महीने कर दिए। इट मींस डबल चार्ज कर दिया जनता पे। तो जनता को क्या इन्होंने घुमाया है, उसी घुमाने के चक्कर जनता ने कांग्रेस को भी घुमा दिया और भाजपा की सरकार आई है। अब हमने पिछले 3 महीने के अंदर 450 में सिलेंडर दे रहे हैं हम, जो एक बहुत अच्छी, मैं कहता हूं नीड जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए 50 रुपए कम होना बहुत बड़ी बात होती है। और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, वो चाहे महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर हो, चाहे उसके अंदर हम नल से जल योजना है, और जितनी भी मतलब जो आम समस्या है, जो आम व्यक्ति जिससे पीड़ित रहता है, उन सब योजनाओं के परिणति के, उन सब को पॉजिटिव लेते हुए भजनलाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक भी देखिए, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये इससे पीड़ित हो। और इसके अभी चूंकि चुनाव चले तो चुनाव के बारे में कह दूं, आज भी 324 कांग्रेसी और अन्य दलों से आए हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, जिसमें सीकर के पूर्व विधायक नंदलाल महरिया जी है, वो भी, और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किए। और भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति कांग्रेस में नहीं जा रहा है, जबकि मुझे लगता है पूरी कांग्रेस में जो सुनवाई नहीं हो रही है। चूरू के जो प्रत्याशी सांसद थे, मौजूदा सांसद ही कांग्रेस में चले गए, ऐसे तो कैसे कह सकते हैं आप? आशीष जी, 27 साल से
कसवा परिवार भारतीय जनता पार्टी का अंग था। नहीं वो ठीक है, आप हमने जो कह उनको रहे हैं, मान आपका सम्मान दिया, explanation ठीक है, हमने लेकिन मैं तो ये MP कह रहा हूं कि हर चीज आप उनको कह रहे दी, हैं और क्या कमी थी? एक भी बीजेपी का व्यक्ति कांग्रेस में नहीं गया, तो मैं कह रहा हूं कि आपका मौजूदा सांसद कांग्रेस में गया, ऐसी बात आप ना करें। लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं कि आपके पास में लोग आ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। विपक्ष का लगातार ये आरोप है कि ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का दबाव बनाकर, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर, लोगों को डरा धमकाकर बीजेपी ज्वाइन करवाई जा रही है। आशीष जी, ईडी, सीबीआई, एसीबी, एसओजी, ये 2-3 संस्थाएं तो राजस्थान की भी तो है। पुलिस वाले वही हैं, कार्य योजना वही है, परंतु कांग्रेस सरकार, चूंकि अशोक गहलोत जी खुद गृह मंत्री थे, उन्होंने एक भी, जितने पेपर लीक हुए, जितने भ्रष्टाचार, जितनी एसीडी के रेड हैंडेड पकड़े गए, उनमें से किसी को खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की, चूंकि खुद मुख्य गृह मंत्री थे। इसके विपरीत जैसे ही भारतीय जनता पार्टी भजनलाल सरकार आई, उन्होंने जीरो टॉलरेंस पावर पे काम करना चालू कर दिया, और जो युवाओं पे कुठाराघात था, जो युवाओं की पीठ पर छुरा भोंका गया था, उन सब के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दिए। उसके परिणति कल आप देखिए, कल भी 15 सब इंस्पेक्टर अरेस्ट हुए हैं। इसलिए हमारी योजनाएं हम कहते नहीं, वो करते भी हैं। बिल्कुल, कहते नहीं हो, करते भी हो। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि मान लेते हैं कि आप जो मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन पिछली बार आप खुद अलायंस के साथ में गए थे, राजस्थान की बात कर ले 25 सीटों की। अब की बार पूरा विपक्ष लगभग एकजुट नजर आ रहा है, सीपीएम को साथ में ले लिया गया है। उसके अलावा आरएलपी जो आपके साथ में गठबंधन पार्टी थी, उसे उन्होंने मिला लिया है, कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके चुनावी मैदान में है। कड़ी टक्कर इस बार मैदान में मिलने वाली है, क्योंकि आरएलपी का कोई भी कैंडिडेट आपके सामने नहीं होगा, क्योंकि जो पोलराइजेशन होता था उसमें कहीं न कहीं अब विपक्ष की ओर से एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया है। तो कितना चैलेंज मानते हैं इसको? आशीष जी, इसको आप पूरे दृश्य को बड़ा कीजिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रह गई है, 543 सीटों में शायद 150-200 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जो एक पूरे देश पे राज करती थी, 50 साल राज किया। उसी की परिणति राजस्थान में देखिए, क्या उनके पास 50-25 उम्मीदवार भी नहीं है एमपी के लिए? इससे पता चल रहा है कि राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, इसीलिए उनके पास उम्मीदवार नहीं है। जहां तक आपने बात की पिछले हमारे टर्नओवर की, तो आरएलपी को हमने सपोर्ट किया था, हमने एक सीट दी थी। इसलिए ये नहीं कह सकते आपके सब आज जैसी कांग्रेस की स्थिति वैसी भाजपा की ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी रहेगी। लेकिन कहीं न कहीं जो प्रतिद्वंदिता है उसमें तो बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। जिस तरह से विरोधी पार्टियां हैं, उनके कैंडिडेट्स अगर खड़े होते हैं तो कहीं न कहीं आसानी तो होती है, और वो सारे वोट अगर जोड़ लिए जाएंगे, वो अगर विपक्ष में जाएंगे, तो आपके कैंडिडेट को भी चैलेंज तो आएगा। आशीष जी, होता क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव ये रहता है कि जिस व्यक्ति की, जिसकी सरकार रहती है, पार्टी की सरकार रहती है, थोड़ा पॉजिटिव सी उसमें वोटिंग होती है। पिछली दोनों जब हम चुनाव हुए, उसमें दोनों में से एक समय यहां कांग्रेस सरकार थी, तब भी पूरी 25 की 25 बीजेपी आई, और वर्तमान में भी मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं पूरी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा। और चूंकि इसके पीछे एक दूसरा कारण यह भी कह सकते हैं कि आपने देखा होगा, कांग्रेस के 2-2, 3-3 उम्मीदवार तो टिकटें छोड़ चुके हैं। जयपुर शहर से जो कांग्रेसी उम्मीदवार है, वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं तो लड़ना ही नहीं चाह रहा था, बीजेपी तो यहां वैसे ही मजबूत है, मुझे तो अध्यक्ष जी का आदेश है इसलिए मैं लड़ रहा हूं। मतलब उसकी मनोदशा, कोई भी चुनाव हो उसके लिए एक सुदृढ़ मनोदशा होनी चाहिए। यहां के तो कांग्रेसी उम्मीदवार खुद ही उम्मीद छोड़ चुके हैं। जी बिल्कुल। उसके अलावा बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस राजस्थान में बिखरी हुई नजर आ रही थी विधानसभा चुनाव में, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी कई बार मानते हैं कि हमारे से चूक हुई है और उस चूक का फायदा बीजेपी को मिला, बीजेपी सत्ता में आ गई। वोट का मार्जिन ज्यादा नहीं था, अंतर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी सीटों का जो गणित था वो बीजेपी के पक्ष में गया है। लेकिन इस बार अब अगर देखें चुनावी सभाओं को, तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक ही मंच पर नजर आते हैं, एकजुटता का संदेश यहां पर दिया जा रहा है। तो यह भी कहीं ना कहीं आपके सामने चैलेंज है। आशीष जी, अभी तक तो मैंने कोई ऐसी मीटिंग देखी नहीं जहां अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी एक हों। जहां जहां टिकट डिक्लेयर होते हैं कांग्रेस के, ये कहा जाता है कि साहब ये तो अशोक गहलोत खेमे का टिकट है, ये तो सचिन पायलट खेमे का टिकट कहा है। जाता होगा, लेकिन मंच साझा कर रहे हैं, एक साथ एक मीटिंग में मंच साझा कर रहे हैं। अभी आपने देखिए, अभी जितने भी नॉमिनेशंस हुए, मैं कह रहा हूं एक भी नॉमिनेशन ऐसा मुझे बता दिए जिसमें अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साथ में खड़े हों, और एक भी जगह ऐसी बता दीजिए जहां दोनों एक दूसरे के पक्ष में बात करते हों।
जितने भी नॉमिनेशंस हुए, चाहे हमारे जयपुर ग्रामीण कांग्रेस का देख लो, वहां कहते हैं कि साहब वो तो सचिन पायलट के ग्रुप का है। नागौर में कह दो कि वो तो साहब अशोक गहलोत के गुट का टिकट है। इसका मतलब कांग्रेस में अभी भी कई धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है और इसी कारण जनता का विकास नहीं होता है। अगर पार्टी एक रहती है तो जनता का विकास होता है और इसीलिए पार्टियां हारती है चुनाव। आज ही की बात है, जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी नामांकन रैली में अशोक गहलोत ने, सचिन पायलट ने, गोविंद सिंह डोटासरा ने, रंधावा ने, सबने एक मंच पर होकर हाथ मिलाकर एकजुटता का संदेश दिया है। तो कहीं न कहीं जो डैमेज नजर आ रहा था कांग्रेस को, वो डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है और कड़ी टक्कर देने के मूड में इस बार कांग्रेस नजर आ रही है। और मिशन 25 में कहीं न कहीं आपको चैलेंज जरूर इस बात का लेना होगा। विनय प्रताप सिंह भोपर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपर साहब, लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। लोकसभा चुनाव के रण में एक और जहां बीजेपी पूरे तरीके से, पूरे पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, मोदी शाह के बाद जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। केंद्रीय नेतृत्व अभी तक कांग्रेस का राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पूरी राजस्थान से कल माननीय अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, सारे लोग जोधपुर में थे और आज सचिन पायलट जी टोंक में थे, बाड़मेर में थे। इस तरह से गहलोत साहब अलग अलग जगह सब सभाएं कर रहे हैं जहां जिसका, क्योंकि देखिए टाइम कम है और तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से लगे हैं। और रही बात केंद्र ने तो और शीर्ष नेतृत्व की, तो हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी सभी 6 तारीख को आ रहे हैं विद्याधर में। देखिए कोई में कमी नहीं है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का तो 400 का जुमला हो गया, लोग समझ गए कि गारंटी फेल है मोदी जी की। पेट्रोल की बात करने वाले, डीजल की बात 10 साल से लोग त्रस्त हैं, उसका जवाब देंगे। बिल्कुल, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये मुद्दे लेकर के जाने के लिए जनता के बीच आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में प्रचार किया, कोटपुतली जयपुर जिले को साध लिया है। शेखावाटी अंचल की बात करें, शाह पहुंच गए हैं। तो वहीं बात करें मारवाड़ की, तो जोधपुर में जेपी नड्डा पहुंचे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जो बात है कि कहीं न कहीं रणनीति बनाने में, टिकट डिक्लेयर करने में कांग्रेस पीछे चल रही है और बीजेपी आगे चल रही है। तैयारी जो है वो प्लानिंग पूरे तरीके से, एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ में बीजेपी जा रही है। कांग्रेस में क्या प्लानिंग करने में देरी हो रही है? नहीं, कोई देरी नहीं है, बिल्कुल सही काम चल रहा है। देखिए, सोच समझ के सारे टिकट डिक्लेयर किए हैं और सब अपना अपना पूरा काम ईमानदारी से कर रहे हैं। सारे लोग लगे हुए हैं, सारे हमारे स्टार प्रचारक लगे हुए हैं। जहां जिसकी उपयोगिता है वहां उसको भेजा जा रहा है और जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो मीडिया का, आपका लोगों का मानना है कि बीजेपी आगे, वो तो समय बताएगा कौन आगे कौन पीछे। अब रणबेरी बच चुकी है, जनता तैयार है। रणबेरी बच गई, लेकिन अभी तक बांसवाड़ा सीट डिक्लेयर नहीं कर पाए, अभी प्रत्याशी नहीं उतार पाए 25 की 25 सीटों पर। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं सारी सीटें डिक्लेयर हो चुकी है। एक है, उसमें भी केंद्र शीर्ष नेतृत्व जल्दी उसका डिक्लेयर कर देंगे। वही तो बात कह रहा हूं कि कहीं न कहीं पीछे चल रहे हैं 25वीं सीट पर भी। अभी पीछे नहीं चल रहे हैं। देखिए, पीछे नहीं कह सकते इसको पीछे नहीं कह सकते। अब कारण है क्योंकि कई चीज जगह अलायंस हुए हैं हमारे, तो उनसे बात करके सब चीजें करी जाती हैं। ऐसा तो नहीं हमारे यहाँ 2 आदमी काम करते हैं, अमित शाह और बीजेपी में अमित शाह और मोदी जी जो करते हैं वो होता है। हमारे यहाँ सभी की बातें सुनी जाती हैं, करी जाती हैं और सामूहिक निर्णय लिया जाता है। तो क्या वहां की लोकल पार्टी से अलायंस की उम्मीद की जाए? जो भी शीर्ष नेतृत्व डिक्लेयर होगा आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा बात करें कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इवन मैं बात करूं कि आपके कैबिनेट मंत्री तक के लोग बीजेपी में गए हैं। ऐसा क्या यहां पर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, नेतृत्व संभाल नहीं पा रहा है, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है? देखिए, सभी संतुष्ट हैं, लेकिन जो डरता है, जो डर गया, जिसको ज्यादा महत्वाकांक्षा है, वो लोग जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है जो डरे हैं, ये मान लीजिए जो सिर्फ लाभ के लिए जा रहे हैं, वहां भी कोई उपयुक्ता नहीं है। आप देखिए, सुरेश मिश्रा जी गए, कितने लोग गए, उनको क्या मिला? बीजेपी ने उनको ठगा। आज वो महसूस, अब कल ही मेरी बात हुई थी किसी बड़े वहां के नेता से, बोले यार उनको ठग लिया। तो सब लोग ठगने का काम कर रही है बीजेपी। और यहाँ आरोप लगाते हैं वो, और वहां जाके वो दूध के धुले हो जाते हैं। ऐसा वॉशिंग पाउडर बना रखा है मोदी जी ने, वहां उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं और वहां जाते साफ। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीजें जनता जवाब देगी, क्योंकि काम इन्होंने किया नहीं, नौकरी इन्होंने दी नहीं, सिलेंडर गैस सब चीज महंगी हो रही है। काम करने की बात करें तो ईआरसीपी को लेकर के मुद्दा बनाया गया। चुनाव लड़ लिया आपने, विधानसभा चुनाव, जनता ने परिणाम उलट कर दिया, लेकिन ईआरसीपी की योजना को लागू करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने काम किया। लेकिन डबल इंजन की सरकार कहां है? डबल इंजन की सरकार अगर होती तो इन्होंने कहा था कि 10 से 12 और 15 रुपए पेट्रोल डीजल कम करेंगे। कहां हुई? मोदी जी की गारंटी जयपुर में फेल हो गई। उन्होंने जयपुर की सभा में कहा था, क्या हुआ उसका? गारंटी फेल। मोदी जी हर बात पे हर नया जुमला लाते हैं, लोग समझ के जुमलेबाज हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री
के नाम की डेजिग्नेशन हुआ करती थी। आज प्रधानमंत्री दिन में 3 बार भाषा बदलता है, 3 बार बातें बदलता है, उनकी बातों की गरिमा खत्म कर दी इन लोगों ने। बिल्कुल, एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। गहलोत पायलट एक मंच को साझा कर रहे हैं, क्या ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे? बिल्कुल, जो पार्टी हित में होगा वो सारे काम किए जाएंगे। हमारे सारे नेता एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे इन्होंने पर्ची का मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसा हमारे नहीं है। हमारे सभी को मिलकर बात करी जाती है। यहाँ क्या हुआ आपने सबने देखा है, मोदी सारे काम दिल्ली से हो रहे हैं, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। 3 महीने में एक भी टेंडर नहीं हुआ। बिल्कुल, अपने आप को लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। ठीक है। पायलट साहब जहां पर नामांकन कराने गए, क्या गहलोत जी वहां पर जनसभा करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जहां जिस नेता की उपयोगिता होगी। हमारे स्टार प्रचारक हैं सारे शीर्ष नेतृत्व, जहां जिस नेता की उपयोगिता होगी वहां सारे लोग जाएंगे। क्या वैभव गहलोत की सीट पर भी सचिन पायलट की सभा होगी? अरे भाई, उनके पहले भी उनके गए और अभी भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब जगह जाएंगे, जहां जिस नेता की उपयोगिता होगी, जहां जिनको बुलाया जाएगा जब जाएंगे। तो ये नजारा विधानसभा चुनाव में नहीं देखने को मिला। क्या उस खामियाजा जो भुगता उसको महसूस कर लिया गया है? देखिए, महसूस ऐसा कुछ नहीं है। हम है ना, हमने बहुत अच्छी वो की, जनता जनार्दन का सरमाथे आदेश जो मिला उसको स्वीकारिए, लेकिन हम बिल्कुल 70 सीटों पे हम आए हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए। और 1 सीट इन्होंने मंत्री बनाने के बाद भी ये लोग हार जाते हैं, क्योंकि पब्लिक को मंत्री नहीं, पब्लिक काम देखती है। हो गई, पब्लिक ने मान लिया कि 3 महीने में पब्लिक समझ गई हमसे गलती होगी, जो लोकसभा में नहीं करेंगे वो गलती। बिल्कुल, चलिए मान लेते हैं। अंत में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपने कहा कि जनता ने आपको जनाधार भी दिया था, लेकिन कुछ अंतर से आप पीछे रह गए और सत्ता से आप बेदखल हो गए, आपकी पार्टी सत्ता खो बैठी। लेकिन अब जो आप मुद्दे बता रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं कि जनता अब सब समझ चुकी है, मिशन 25 को लेकर के बीजेपी एकजुट होकर के पुरजोर तरीके से लगी हुई है। लगातार तीसरी बार 25 सीटों पर पूरी नजर बीजेपी की है, हैट्रिक बनाने के मूड में है। कांग्रेस कितना डिफेंड कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस पूरी दमदारी से लड़ रही है, और आप देख लेना कितनी सीटें आएंगी, ये समय बता देगा। और हमारी सीटें, ये जो कह रहे हैं ना 25 नहीं, इनकी 5-7 सीटें आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। सब जगह पर गजेंद्र सिंह जी की हालत खराब है, वहां जोधपुर में सब जगह हालत खराब है, और जौनपुरिया जी को घुसने नहीं दिया जा रहा। लोगों ने बोर्ड लगा दिया कि बीजेपी का आना मना है। इससे अंदाजा लगा लीजिए, आज जयपुर की ले लो या कहीं भी, फोटो सिर्फ एक है मोदी जी की। अरे भाई, प्रत्याशी की घोषणा है, क्योंकि अगर सब जगह मोदी जी को लड़ाना था तो सब जगह फार्म वही भर देते, अकेले राज कर ले, कहां जरूरत है एमपीओ की। तो इसका मतलब क्या है कि मोदी जी अपनी फोटो दिखाकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक समझ गई। पब्लिक को वहां ऐसा एमपी चाहिए जो उनके सुख दुख में आए, जो उनके भागीदारी में साथ रहे, ऐसा आदमी चाहिए उनको। जी बिल्कुल। चलिए, अंत में एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, और वो मुद्दे आपको मिशन 25 में जो आप कह रहे हैं कि 5-6 सीटें मुश्किल से आ पाएगी, इसका मतलब है कि कम से कम 18 से 20 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। कौन से मुद्दे लेकर के जनता के बीच में आ जाएंगे? मुद्दे हमारे पास हैं, बेरोजगारी, जो उन्होंने कहा 10 साल में वो कुछ नहीं कर पा रहे, महंगाई, किसानों पर अत्याचार, युवाओं पर अग्निपथ जैसी योजनाएं थोप दी, ये सारे युद्ध हैं। और पब्लिक सब जान चुकी है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। आप भी अगर रोज यहाँ बातें करेंगे और घर में अगर आपके पेट में खाना नहीं मिलेगा तो जुमले से काम नहीं चलेगा दोस्तों। सब जानती है पब्लिक, जनता जनार्दन है, सब जान चुकी है। और 6 तारीख को हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, आपके सामने बता देंगे हम किन मांगों को लेके जाएंगे। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विनय प्रताप सिंह भोपर साहब, कांग्रेस नेता, जो हमारे बीच मौजूद रहे और उन्होंने अपनी बात रखी। अब ये तो देखना होगा, आने वाला 4 जून तय करेगा कि किसकी बातों में कितना दम है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर किसी मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।